नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का ईवीएस के इस खूबसूरत से स्लाइड में। दोस्तों आज हम आपको कराने वाले हैं ईवीएस के 15 प्रश्न जो आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो सीटेट एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न बनते हैं, कहां से प्रश्न पूछा जाता है, जो अभी तत्काल में प्रश्न पूछा गया है तो वहां से हम प्रश्न को लिए हैं। तो सीटेट के लिए जो भी प्रश्न आते हैं पेडागोजी के, वो सभी प्रश्न को हम यहाँ पर कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और हो सके तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ठीक है, कहाँ खाए जाने की बात की जा रही है? असम में खाए जाने वाली, यानी कि चावल की ऐसी किस्म जो असम में खाई जाती है, जिसको बताया जा रहा है कि जो पकने के बाद कैसी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। उस चावल को क्या कहा जाता है? क्या उस चावल को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर नोट करिए, बोरा चावल, जिसको बोलते हैं बोरा किस्म। ठीक है, जो पकने के बाद ये ऐसे भी प्रश्न पूछा जाता है कि चिपचिपे चावल की एक किस्म है जो कि असम में पाई जाती है, उस चावल को क्या कहा जाता है? तो उस चावल को कहा जाता है बोरा चावल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्ष की सर्वश्रेष्ठ अवधि कौन सी है? यानी कि बिहार राज्य में मधुमक्खी पालन किया जाता है, मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? यहाँ पर पूछा गया कि मधुमक्खी पालन का जो सही समय होता है वो क्या होता है। जैसे आप लोग जो है गुलाब लगाते हैं तो उसका भी देखते हैं कि सही समय कौन सा होता है कि जिसमें हम गुलाब को लगाएं और अच्छे से वो गुलाब खिले। तो वैसे यहाँ पर है कि मधुमक्खी पालन का सही समय क्या होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर, फरवरी से अप्रैल, अप्रैल से जून, या फिर अगस्त से अक्टूबर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा कि अक्टूबर से दिसंबर जो है वो मधुमक्खी पालन के लिए बिल्कुल एकदम सही समय है। प्रश्न नंबर 3 है, स्टेटमेंट सीटेट में ऐसे दिया जाता है। तो जो है यहाँ पर देखिए, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पर दिया जाएगा, सीटेट में जैसे भी स्टेटमेंट बनते हैं यहाँ पर वैसे हमने लिए हैं क्वेश्चन को कि निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। कभी कभी स्टेटमेंट पूछा जाता है कि हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए, कभी पूछा जाता है कि इसमें से कौन सा गलत है। ठीक, तो यहाँ पर हाथियों के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलोग्राम होता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा सकता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हुए दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है ए स्टेटमेंट कि 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 100 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी गलत है। 100 किलोग्राम नहीं होता, 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है। ठीक, तो ए आपका कट जाता है। वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा जाता है। तो 200 किलोग्राम से अधिक नहीं, 100 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा जाता है। क्लियर? हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बिल्कुल सही है कि एक दिन में वो 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं। तो सी और डी को आप लॉक कर दीजिए। सी और डी को हम लॉक करते हैं। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर देखो अनीत लिखा है, थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया, अनीता होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो अनीता होना चाहिए। अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई तैयार योजना करती है। ठीक है, अनीता क्या पढ़ा रही है? परिवार थीम पढ़ा रही है। अनीता क्या पढ़ा रही है? तो परिवार थीम पढ़ा रही है। वो पढ़ाने के लिए एक योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षक होगा? परिवार, घुमंतु परिवार, परिवार के प्रकार, एकल और संयुक्त परिवार, परिवार एक परिवार के भीतर संबंध, या फिर परिवार संबंध, लिंग, भूमिकाएं। जो योजना वो तैयार करेगी वो परिवार से संबंध, लिंग, भूमिकाएं, व्यवसाय, बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में सारी चीज़ों की योजना तैयार करेगी। अगर आप कोई प्रोजेक्ट तैयार करते हो तो उसमें सब कुछ आप तैयार करते हो। ठीक है, यानी कि प्रारंभ से लास्ट तक की चीज़ों को आप तैयार करते हो। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प राइट हो जाएगा। और सीटेट में
जो बड़ा आंसर है आपको नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा आंसर को टिक करें, तो जो सबसे बड़ा आपको दिख जाए ऑप्शन में सबसे बड़ा जो है ऑप्शन, उसी को आप टिक कर दीजिए। और यहाँ पर क्या है, इसमें परिवार ही है, इसमें परिवार के प्रकार और एकल परिवार, संयुक्त परिवार की बात की जा रही है। यहाँ पर परिवार और परिवार के भीतर के संबंध, लेकिन डी ऑप्शन में देखिए परिवार के बारे में सारी चीज़ें बताई जा रही है। ठीक, तो इसलिए हम यहाँ पर डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। ग्रीन हाउस गैस, सूर्य से आने वाली प्रकाश, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित होती है। तो लॉक करिए आप कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लॉक करिए। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है। पारिस्थितिकी तंत्र के यहाँ पर क्रम पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर सही है। ए ऑप्शन उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, और अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक, या फिर उपभोक्ता, उत्पादक, या फिर अपघटक। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो सही क्रम है क्या है। देखो, उत्पादक कौन होगा, पेड़ पौधे होंगे। उत्पादक कौन होगा, पेड़ पौधे होंगे। ठीक है, उत्पादक यहाँ पर पेड़ पौधे होंगे, और पेड़ पौधे को कौन खाएगा, तो उपभोक्ता खाएगा। ठीक है, पेड़ पौधों को कौन खाएगा, तो उपभोक्ता खाएगा। और जो उपभोक्ता को खाएगा वो क्या कहलाएगा, वो अपघटक कहलाएगा। जो उपभोक्ता को खाएगा वो अपघटक कहलाएगा। अपघटक में आपका क्या आता है, तो जीवाणु आते हैं और कवक आते हैं, जीवाणु और कवक। अरे भाई, मृत शरीर को कौन खत्म करता है, तो जीवाणु और कवक ही तो खत्म करते हैं। तो जो पेड़ पौधे हमारे उत्पादक होते हैं, और पेड़ पौधों को खाने वाले, जैसे भेड़ बकरी हो गए तो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो हो गए आपके उपभोक्ता, और उनको खाने वाले हो गए जीवाणु और कवक। ठीक, तो इसलिए ये विकल्प राइट हो जाएगा। जब भी ऐसे प्रश्न बनते हैं तो आप लॉक करिए उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को। प्रश्न नंबर 7 है कि एम एस स्वामीनाथन ने एक क्या है, जो एम एस स्वामीनाथन हैं एक क्या हैं, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक थे, पत्रकार थे, कृषि वैज्ञानिक थे, या फिर पक्षी वैज्ञानिक थे। तो जो एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे, जो आपके गेहूं, चावल, ये सब अनाज उगते हैं उसके थे वैज्ञानिक। ठीक है, तो कृषि वैज्ञानिक थे स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 8 है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में प्रश्न चल रहा है। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए भाई, ईमानदारी से। और अगर आप चैनल में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको सारी वीडियो मिलती रहे। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, प्रोजेक्ट टाइगर कब आया भाई। 1972 में, 1973 में, 1981 में, या फिर 1985 में। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया, तो वर्ष 1973 में आया। वर्ष 1973 में आया। ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में होता है और पूछा भी जाता है। प्रश्न नंबर 9 है कि सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने के लिए उसके सबसे उपयुक्त रणनीति है। सुषमा चाहती है कि छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। वो चाहती है, सुषमा नाम की कोई आप कह सकते हैं लड़की है, कोई अध्यापिका है, वो चाहती है कि बच्चों को संरक्षण के बारे में कैसे संवेदनशील बनाया जाए, कि बच्चे पेड़ों का संरक्षण करें, पेड़ों का बचाव करें। तो उसके लिए ऐसी कौन सी रणनीति बनाए कि जिससे ये कार्य उसका सफल हो जाए। तो कक्षा में बहस आयोजित करना, क्या बहस आयोजित करने से जो है बच्चे पेड़ों का संरक्षण कर पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे, ये विकल्प कट जाता है। समूह चर्चा करना, समूह में चर्चा करेंगे कि आप जो है फलाने धमाके आप पेड़ों का संरक्षण करिए, तो ये भी आपका कट जाएगा। पोस्टर बनाना, ये भी आपका कट जाएगा। तो यहाँ पर डी विकल्प बनता है। हम इसी को लॉक कर देंगे कि बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना है। यानी कि हर बच्चों को एक एक पौधे दिया जाए और वो उनको बताया जाए कि आप पौधों को लगाइए, उनको पानी दीजिए, उनका रख रखाव करिए, तभी तो बच्चे उनका संरक्षण कर पाएंगे। अगर हर बच्चा एक एक पौधे को अपना समझ के लगाएगा, पानी देगा,
तो वो जो है उसका संरक्षण अच्छे से कर पाएगा, तो इसलिए डी विकल्प लॉक हो जाएगा। ठीक। प्रश्न नंबर 10 है कि पर्यावरण में प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक लाभदायक है। यहाँ पर बताया जाएगा कि पर्यावरण में प्रतिभाशाली छात्र, जो प्रतिभाशाली छात्र होते हैं 130+ से ऊपर, है ना, तो प्रतिभाशाली छात्र जो होते हैं, जो कि पढ़ने में बहुत ज़्यादा अव्वल आते हैं, उनकी क्षमताओं को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए ऐसा क्या किया जाए कि जो अधिक लाभदायक है। कमज़ोर छात्रों की मदद करने के लिए उसे प्रेरित करना, उसे जांच करने के लिए करना, नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए करना, उसे स्व अध्ययन के लिए निर्देश देना। तो देखिए, अगर वो स्वयं अध्ययन करेगा तो उसमें वो अधिक प्रतिभाशाली तो नहीं हो जाएगा, उसकी क्षमताएं और ज़्यादा तो नहीं बढ़ जाएगी। अगर उसे जांच करने के लिए कहा जाए तब भी नहीं बढ़ेगी। कमज़ोर छात्रों की मदद करने के लिए उसे प्रेरित करना, तब क्या बढ़ जाएगी, क्या प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताएं बढ़ जाएगी अगर कमज़ोर छात्रों की मदद करेगा तो नहीं बढ़ेंगी। तो भाई एक विकल्प बनता है सी विकल्प की नई परियोजनाओं में उसकी मदद करने के लिए करना। अगर कोई चीज़ जो नई देखेगा, कोई चीज़ नई सीखेगा तो अपनी बुद्धि लब्धि का प्रयोग करेगा, और जब बुद्धि लब्धि का प्रयोग करेगा, नई चीज़ें उसे सीखने को मिलेंगी, तो उसकी जो है क्षमताएँ क्या होगी, थोड़ा सा बढ़ जाएंगी, है ना। प्रश्न नंबर 11 है कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु थीम है। थीम की बात किया जा रहा है, तो थीम कितने हैं आप लोग कमेंट करिए। अगर आप पर्यावरण में इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कमेंट करिए कि थीम कितने होते हैं पर्यावरण में। तो ऊर्जा, भोजन, सौरमंडल या फिर मौसम, तो लॉक करिए बी ऑप्शन को कि भोजन। ठीक। प्रश्न नंबर 12 है कि लाल चींटी की चटनी किस राज्य में बनती है। अभी तक आपने टमाटर की, धनिया की चटनी खाई होगी, अब यहाँ पर पढ़ने को मिल रहा है कि लाल चींटी की भी चटनी बनती है। ठीक। तो लाल चींटी की चटनी किस राज्य में प्रसिद्ध है भाई, प्रसिद्ध है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में तो नहीं बनती क्योंकि हम मध्य प्रदेश से ही हैं। ठीक है, आपका राजस्थान भी कट जाता है, और सी और डी बी और सी में आपको देखना है, छत्तीसगढ़ है और झारखंड है। ठीक। तो लाल चींटी की जो चटनी है वो प्रसिद्ध है किस राज्य में, तो वो प्रसिद्ध है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में लाल चींटी की चटनी बनती है। और कौन बनाता है इसको, तो जो आदिवासी लोग होते हैं, वो जो जंगलों में रहते हैं। प्रश्न नंबर 13 है मधुमक्खी से कि मधुमक्खी में कौन सा अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी पूछा जाए, ततैया पूछा जाए, बिच्छू पूछा जाए। ठीक है, मधुमक्खी पूछा जाए, ततैया पूछा जाए, बिच्छू पूछा जाए या फिर चींटी पूछा जाए, कि इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लॉक करिए आप फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल। ठीक है, ततैया में, बिच्छू में, ततैया के काटने में, बिच्छू के डंक में, चींटी के काटने में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। झूम खेती है, झूम खेती क्या है, जैव खेती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है कि झूम खेती कहाँ होती है। ठीक, ये आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये नहीं पूछा गया कि झूम खेती कहाँ होती है, यहाँ पर पूछा गया कि झूम खेती है। इसका मतलब कि झूम खेती क्या है, क्या जैव खेती है। झूम खेती को क्या जैव खेती कहा जाता है, काट और दग्ध खेती कहा जाता है, कीटनाशकों का सीमित उपयोग कहा जाता है, या फिर रासायनिक खाद का सीमित। तो रासायनिक का प्रयोग तो कभी नहीं होता है। ये जो है ए, सी और डी ऑप्शन कट जाता है। काट और दग्ध खेती कहा जाता है किसको, झूम खेती को। काटो और जला दो, काटो और जला दो, काटो और जला दो को ही क्या कहा जाता है, झूम खेती कहा जाता है। झूम खेती में क्या होता है कि पहले फसलों को काटा जाता है और उसके बाद जला दिया जाता है। प्रश्न नंबर 15 है कि शिक्षार्थियों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए निम्न तकनीकों, विधियों में से क्या किया जा सकता है। अगर आप एक शिक्षक हैं और चाहते हैं कि छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न हो, जिज्ञासा को उत्पन्न करना चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी तकनीकी, ऐसी कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे जिससे छात्रों में
जिज्ञासा उत्पन्न हो। तो देखो प्रश्नोत्तर तकनीक का उपयोग करेंगे क्या, पोर्टफोलियो का उपयोग करेंगे क्या, कहानी विधि का उपयोग करेंगे या फिर अवलोकन तकनीक का उपयोग करेंगे कि बच्चों को कह देंगे कि आप जो है अवलोकन करिए। क्या बच्चों में अवलोकन करने से जो है जिज्ञासा उत्पन्न होगी, तो ए विकल्प आपका कट जाता है। कहानी विधि का उपयोग करेंगे, बच्चों को दे देंगे कि आप कहानी को लिखिए या फिर पढ़िए, तो क्या उससे बच्चों में जिज्ञासा तो तभी होती है ना जब बच्चों को कुछ चीज़ जानने की उत्सुकता होती है, तो ये भी कट जाएगा। क्या पोर्टफोलियो का उपयोग करने के लिए बोल देंगे कि कोई आप रिपोर्ट कार्ड तैयार करिए, तो जो बच्चा जो चीज़ तैयार करेगा, जो चीज़ करेगा उसमें उसकी जिज्ञासा नहीं होगी, क्योंकि वो चीज़ जब बच्चा जानता है तभी तो करेगा, तो उसमें कौन सी जिज्ञासा उसमें। तो यहाँ पर जो है ए विकल्प लॉक हो जाएगा। कैसे लॉक होगा, प्रश्नोत्तर तकनीकी का उपयोग करने से बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी। कैसे होगी, तो देखिए आप जो है बच्चों से कोई छोटे प्रश्न पूछ लीजिए, और जब प्रश्न आप पूछोगे, छोटे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जब आप करते हो, ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो उसमें से बोलोगे कि इसमें किस बच्चे को पता है, तो उसमें बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होगी, हम बताएंगे। हम कोई ना कोई बच्चा तो हाथ ऊपर करेगा कि नहीं हम बताएंगे, इस प्रश्न का आंसर हम बताएंगे। तो कोई ना कोई जब बच्चा खड़ा होकर बताएगा तो उसमें बच्चे को मज़ा भी आएगा और जिज्ञासा भी उत्पन्न होगी जानने की। तो इसलिए यहाँ पर 15 का ए विकल्प लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, 15 प्रश्न थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो यहाँ पर बनी है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। अगर आप सेशन में वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर, क्योंकि एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म जो है आपको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।